जानते हैं, लेकिन आपने सुना प्रोफेसर सुलेमान साहब ने जो आखिरी बातें कही है, तारीख को लगी तो इससे भी मजबूत सरकार थी, और सरकार मजबूत थी तो ऐसी नहीं थी कि वो संविधान की रक्षा कर रही थी और बहुजनों को उसका अधिकार दे रही थी। अगर ऐसा कुछ होता तो भाजपा पैदा ही ना होती। वो सरकार तो वो थी कि संविधान लागू होते ही 10 अगस्त 1950 को संविधान लागू होता है, 26 जनवरी 1950 को, और चंद महीने बाद 10 अगस्त 1950 से शुरू कार्रवाई कर देती है, पहले इसको हटाओ, उसको काटो, उसको काटो। आज यहाँ के एसटी लोगों को सर ये जहन में डाला गया, मैं अक्सर सारे लीडरों से कहता हूँ, भाई तेज सिंह जी से भी कहता हूँ, एसटी के नेताओं को ये पढ़ाया गया पाठ कांग्रेस के जमाने से कि 341 में अगर दलित मुस्लिम भी शामिल हो जाएगा तो तुम्हारा हिस्सा खा जाएगा। उसके लिए भी उदाहरण तमिलनाडु और कर्पूरी फार्मूला हमारे पास है। अगर सत्ता ही हमारे पास आ जाएगी तो हमारा हिस्सा कौन खाने वाला है? हम खुद तय करेंगे किसका क्या हिस्सा। तो 341 पर प्रतिबंध लगने के बाद हम लगातार संशोधन संशोधन संशोधन, और उस संशोधन में संविधान की सारी आत्मा मलाई जैसे दूध से निकाल लेते हैं, वो निकालने का काम किया है। लेकिन संविधान है, मलाई निकल भी गया तो दूध है, और दूध कोई कम नहीं है, दूध में भी बड़ी ताकत है, और हम सब कुछ कर सकते हैं। कुश्ती इसी दूध पी के, इसी दूध को पीकर कुश्ती लड़ सकते हैं। इसलिए अभी संविधान है, और संविधान का प्रेमबल जो उसकी आत्मा है, अभी आपने शपथ लिया है, मुझे विश्वास है कि बहुजन समाज जागरूक होगा। जैसे कांग्रेस की मजबूत सरकार को एक झटके में ही साफ कर दिया, और कांग्रेस की सबसे मजबूत नेत्री जो थी उस समय, उनको भी जमानत जब्त करवा दिया। तो इसलिए ये कहना कि संभव नहीं है, ना, संभव तो है, बस बिखराव हमारा जब तक है, जिस दिन हम मुत्तहिद हो गए, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो दिन आने वाला है। हालात खुद उस ओर लेकर जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा क्या हो रहा है, कई नेता बड़े बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, 2024 के बाद चुनाव नहीं होने दूंगा, ये बयान भी आए हैं। कई के बयान आए हैं कि अब तो सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। कई के बयान आए हैं कि मनुस्मृति पर आधारित संविधान बन चुका है, और कई बड़े अखबार में बाकायदा दिखा के दिखा दिया है, और उसमें क्या क्या है वो बता दिया है। तो भैया वो जगाने का काम जितना हम नहीं कर रहे हैं, उतना जगाने का काम वो भी कर रहे हैं। मैसेज तो जा ही रहा समाज में कि क्या क्या हो रहा, क्या षड्यंत्र रचा जा रहा। ऐसे में जो हमारे लीडरान हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि ये अपने पीछे आने वाली फौज की हौसला अफजाई करें, उन्हें मायूस न होने दें अपने कार्यक्रमों से, उन्हें कभी यह मैसेज न जाने दें कि हम भी आगे बढ़कर कभी नौजुबिल्ला कहीं बिगड़ने का काम करेंगे नहीं। ये मैसेज भी देना जरूरी है कि हम बिगड़ने वाले हैं, हम बिगड़ने वाले नहीं हैं, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, आने वाली नस्लों को अपनी लड़ाई के रास्ते में देकर जाएंगे, मगर तिरंगन नहीं करेंगे। ये मैसेज देना है पूरे अदब और एहतराम के साथ, आदर और सम्मान के साथ। एक खबर देने के बाद कि जो विधि सलाहकार हैं, हमारे अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय विधि सलाहकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट महमूद पराजा साहब आ रहे हैं। ये फोन अभी उनका आ गया, सुप्रीम कोर्ट में व्यस्त थे। बहरहाल उनके आने, अगर आ जाएंगे तो उनका भी संबोधन होगा, लेकिन फोन आ गया है। लेकिन हमारे आज के इस कार्यक्रम के दूल्हा कहें आयोजक, अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और देश में अपनी एक अलग भाषा और शैली से पहचान बनाने वाले, जिन्होंने अपनी भाषा और शैली से एक अलग पहचान बनाई है। और पहचान पर एक बात मैं कह दूं, मेहमानों की भी नजर हो जाए और आप लोग जान जाए, ये कार्यक्रम जो यहां हो रहा है, ये कार्यक्रम निजामुद्दीन में तय था, परमिशन बुकिंग सब हो गया। ये था गालिब एकेडमी में, मेहमानों को भी दावत में गालिब एकेडमी बताया गया, आम लोगों को भी गालिब एकेडमी बताया गया, पोस्टर छप गया। लेकिन अचानक फोन आया कि भाई आपका ये हॉल कैंसिल कर दिया गया है, और ये पता चल गया सब कुछ। लोग हैं सब समाज में रहने वाले, किसकी वजह से हुआ, क्यों हुआ, ये मैंने ऐलान किया। लीजिए हमारे बीच एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें एडवोकेट महमूद पराजा साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के माने जाने वकील हैं। मैंने अभी चंद सेकंड पहले जिक्र किया था, तशरीफ ला चुके हैं।
तो मैं चाहूंगा आप स्टेज पर तशरीफ लाएं सर। तो वहां निजामुद्दीन में बुकिंग होने के बाद लाइव एकेडमी में पत्रकार महोदय आप लोग भी समझेंगे, पता चला कौन प्रोग्राम करा है, बोले भाई तेज सिंह। बोला तेज सिंह को तो नहीं मिलेगा साहब, तेज सिंह को हम नहीं मिलेगा। इतना इशारा आप लोगों के लिए काफी है या नहीं है? सबको मिलेगा, गाने के लिए मिलेगा, बजाने के लिए मिलेगा, उछलने के लिए मिलेगा, कूदने के लिए मिलेगा, तमाम तरह के षड्यंत्र करने के लिए मिलेगा, लेकिन बहुजन के हितों की बात करने के लिए आपको दरवाजे आपके लिए बंद किए जा रहे हैं। यानी अब आपको हॉल भी नहीं दिया जाएगा। इस तरह की बातें भी अब शुरू हो गई है। जब नाम जाता है कि सारे मेहमान आ रहे हैं, सबका नाम, हालांकि जो बुक कराने गए थे मैंने उनसे कहा था कि आप नाम तो बताया किसी का, मैंने जब सबका नाम बताया तो हॉल के दरवाजे बंद कर दिए गए। बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ इस राजा राम मोहन राय हॉल के व्यवस्थापक का, जिन्होंने इस हॉल को दिया और आज कार्यक्रम हो रहा है। मैं चाहूंगा, चूंकि अंतिम कड़ी थी, मैं चाह रहा था, आपकी प्रतीक्षा थी, आपका ही इंतजार था, तो भागे भागे आए सीधे सुप्रीम कोर्ट से। मैं अदब एहतराम के साथ, पूरे मान सम्मान के साथ और आप लोगों के इस आह्वान के साथ कि ताली में कोई कंजूसी नहीं करेंगे, एडवोकेट महमूद परादा साहब को हम आपके बीच ला रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें। एडवोकेट महमूद परादा साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम और जय भीम। आज अभी ये बताया जा रहा था कि गालिब एकेडमी ने शायद बुकिंग देने से इनकार कर दिया, तो गालिब हमें जो एकेडमी है वो दिल्ली सरकार के अंदर आती है, तो उसके भी कानून लिखने का वक्त आ गया है। आप लोगों को चाहिए कि जो गालिब एकेडमी जो उर्दू एकेडमी चलाती है, जो सेक्रेटरी होंगे उनके कहा वरना ये लोग सुधरने वाले नहीं। अगर आप कराएंगे तो मैं उसकी पैरवी करूंगा, ये मैं आपको मैं अभी सुप्रीम कोर्ट से आ रहा हूं, तो वहां की भी आपको कहानी बता दूं। जो दिल्ली दंगों में आतंकवाद का झूठा मुकदमा लगा के जिस ये मनुवादी मानसिकता की सरकार ने, खासतौर पे इसके मनुवादी मानसिकता के होम मिनिस्टर अमित शाह ने, जिसका पूरा टाइम जिनका पूरा टाइम सिर्फ पैसे बनाने में, अंबानी के जरिए, अडानी के जरिए और अपने बेटे के जरिए जो क्रिकेट में उन्होंने उसको मनवा दिया है। जिन अमित शाह साहब का टाइम, पूरा टाइम सिर्फ देश का पैसा लूट कर अपने चाइनीज दोस्तों के पास पहुंचाने में लगा रहता है। उनके एक बहुत क्लोज दोस्त हैं सॉलिसिटर जनरल साहब, तुषार मेहता साहब, तो उन्होंने पिछली डेट पे भी, क्योंकि सरकार के पास कोई भी जवाब नहीं है, दिल्ली दंगों में जिन बेगुनाह और मजलूमों के खिलाफ यूएपीए का झूठा मुकदमा लगाया था, सिवाय भाग खड़े होने के कोई जवाब नहीं है। तो तुषार मेहता साहब आज भी भाग खड़े हुए, इसलिए मैं जो फोर्थ पिलर है उसको बता रहा हूँ। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये टिप्पणी की है कि अगर अगली डेट पर भी, मैं थोड़ा मजेदार लैंग्वेज में बता रहा हूँ, लगभग यही कि अगली डेट पर भी अगर सॉलिसिटर जनरल जो मुल्क के दूसरे नंबर के लॉ ऑफिसर हैं वो भाग खड़े हुए, तो हम ये मान लेंगे
कि सरकार के पास इस बेल एप्लीकेशन के खिलाफ कहने के लिए कुछ नहीं है, यानी कि जो मजलूम बेगुनाह यूएपीए यानी आतंकवाद का झूठा मुकदमा लगा के बंद हुए हैं, उसके खिलाफ सरकार के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, ये मान लेंगे। और 21 फरवरी की डेट लगाइए, उसी मुकदमे में था, इसलिए थोड़ी देर हो गई, माफी चाहता हूं। जो आज का मौजू है, इसमें सबसे अहम बात यह है कि चाहे हमारे दुश्मन, और हमारे दुश्मन कौन है? हमारे दुश्मन है मनुवादी मानसिकता के लोग, जो इंसान को इंसान के बराबर नहीं समझते, जो इंसान को इंसान से छोटा बड़ा समझते हैं और ये कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अलावा किसी के पास प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं है, किसी के पास पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार नहीं है, किसी के पास जनरल जगह से पानी पीने का अधिकार नहीं है, सड़क पे चलने का अधिकार नहीं है, वोट देने का अधिकार तो होगा ही क्यों, क्योंकि वो तो बाबा साहब ने ही दिया। 1927 में 25 दिसंबर को मनुस्मृति जलाकर बाबा साहब ने उसकी जगह ये संविधान भारत का दिया। मनुस्मृति जलाकर ये भारत का संविधान दिया। और मैं मोदी जी का एक बात पे तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इस देश में हिंदू कौन है उसकी डेफिनेशन एकदम साफ कर दी, बिल्कुल क्लियर कर दी। इस देश में मोदी जी ने ये कहा है कि जिसको अभी कहा है ना ईडब्ल्यूएस जो 10% दिए, उसके लिए ये कहा है कि हमने हिंदुओं को रिजर्वेशन दे दी। तो इसलिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं कि शायद जो आरएसएस में नागपुर में बैठे जो उनके आका हैं, उनसे गलती हो गई या ये एक मैसेज को देना ही चाहते हैं बाकी सब लोगों को। दोनों ही तरह से मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हिंदू की डेफिनेशन अब क्लियर कर दी है कि जिसको ईडब्ल्यूएस में अप्लाई कर सकता है वही हिंदू है। हमने हिंदुओं को रिजर्वेशन दे दी है, ये ईडब्ल्यूएस के बारे में कहा है, आप सब लोगों ने देखा है। तो जो हमारे ओबीसी के भाई जो वर्ण व्यवस्था में आते हैं उनको तो उन्होंने साफ कर दिया, जो ईडब्ल्यूएस में अप्लाई नहीं कर सकते कि आप हिंदू नहीं हो। इससे ज्यादा क्लैरिटी से और क्या बात हो सकती है। मैं यहां एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि हमारे देश में वर्ण व्यवस्था की जो व्यवस्था है, वो वर्ण व्यवस्था में 46% लोग उस वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं। ये थोड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है। वो अवर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, यही है ना। 4 ही वर्ण व्यवस्था में चतुर्वर्ण व्यवस्था है। तेज सिंह जी इस बात को 4 वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण आते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। शूद्र पैदा हुए ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए। ये शूद्र कौन है? ये ओबीसी है। जिसको गलतफहमी है वो मोदी जी के बयान से दूर कर ले, क्योंकि ओबीसी अप्लाई नहीं कर सकते ईडब्ल्यूएस में 10% कोटा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो साफ हो गया, ओबीसी भी जो कि उस चतुर्वर्ण व्यवस्था का हिस्सा है वो हिंदू नहीं है हमारे नागपुर के विचार से और मोदी जी के विचार से। लेकिन जो ओबीसी के लोग हैं, जिनको मनुवादी मानसिकता के लोग शूद्र कह के बुलाते हैं, वो हम बाकी सब लोगों के जो कि अवर्ण है, जो इस चतुर्वर्ण व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं है। ये बात ध्यान से समझने की बात है। हम लोग एससी, एसटी और माइनॉरिटीज के लोग, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, इस चतुर्वर्ण व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं है। हम समाज में है ही नहीं, हमारी एग्जिस्टेंस ही
ये चतुर्वर्ण व्यवस्था मनुवादी मानसिकता मानती ही नहीं है, और ये 46% है हमारे देश में। अगर सेंसस से लिया जाए, वैसे तो और भी ज्यादा है, अगर सिर्फ 2011 के सेंसस से लिया जाए तो 45 से 46% है। कैसे? 15% मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन, सिख और बौद्ध मिला के 5%, 20%, 17% शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी और 8 से 9% शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी। ये 45-46% जो लोग हैं, हम इस वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, हम एग्जिस्ट नहीं करते, हमारा वजूद ही नहीं है उनकी नजर में। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश में हर एक इंसान को एक वोट देके, बराबर का एक वोट देके, जो भी मेजॉरिटी प्राप्त करेगा, जो भी बालिग होगा, उसको एक वोट देके सबको बराबर का मालिक बना दिया इस देश का। तो उनकी नजर में हम एग्जिस्ट करें ना करें, और मुझे बड़ी खुशी है कि हम उनकी नजर से दूर ही रहे, हम उनकी नजर में एग्जिस्ट ही ना करें, लेकिन हम 46% इस देश के मालिक हैं, और 46% अगर एक साथ हो जाए तो किसी मनुवादी मानसिकता के औकात, हिम्मत, ताकत नहीं है कि वो कोई भी जुल्म और ज्यादती कर सके, बल्कि हम लोग उनको उनकी सही जगह, बहुत सारे लोग तो उनमें अडानी, अंबानी और ये मोदी जी और अमित शाह जैसे जेल में जाएंगे, और आरएसएस और जितने भी उसके आरएसएस के संगठन के लोग हैं, जो ऑफिस बेरर हैं, जो अभी पिछले 8 से 9 सालों में जमीन से लेके आसमान तक पहुंच गए, करोड़पति, अरबों करोड़ रुपए कमा लिए उन्होंने, वो सब तो जेल में ही जाएंगे अगर हम 46% एक हो जाए। लेकिन जो बाकी बचेंगे मनुवादी मानसिकता के लोग, उनको हम उनका 10 नहीं 12% हिस्सा बनता है, उनका 2% कम है, मोदी जी ने कम दिया। हम उनके घर के दरवाजे को नॉक करके देके आएंगे, ये हमारा इंसाफ